तो देखो बच्चों, अपना जो यूनिट चल रहा है और ये यूनिट है कौन सा? परमाणु संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर। आज हम इस यूनिट में जो टॉपिक्स डिस्कस करेंगे उनमें पहला तो है परमाणु क्रमांक, दूसरा है द्रव्यमान संख्या, तीसरा जो होगा वो है परमाणु प्रजातियां। ओके, तो एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। तो फर्स्ट लेंगे हम परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर, और इसका जो सिंबल है वो है जेड। संकेत जो है इसका वो क्या है? जेड। तो देखो बच्चों, परमाणु क्रमांक मींस परमाणु के नाभिक में उपस्थित कुल प्रोटॉन, या हम इसी को बोल सकते हैं धनावेश की संख्या को ही क्या बोला गया है? परमाणु क्रमांक। इसकी खोज मोजले ने की थी और एक समीकरण दिया था, रूट न्यू इक्वल टू ए जेड माइनस बी। यहाँ पर जेड जो है ये है परमाणु क्रमांक और न्यू जो है उसके प्रयोग में जो एक्सरेज मिली थी उसकी फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, इसके न्यूमेरिकल्स भी होते हैं लेकिन हम उसे अलग से देखेंगे। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि परमाणु क्रमांक जेड इक्वल टू प्रोटॉन की संख्या। समझ गए बच्चों कि परमाणु के नाभिक में उपस्थित कुल प्रोटॉन या धनावेश की संख्या को ही हम परमाणु क्रमांक कहते हैं। इसकी खोज मोजले ने की थी और एक समीकरण दिया था जिसे बोला जाता है मोजले समीकरण, रूट न्यू इक्वल टू ए जेड माइनस बी। यहाँ ए और बी एक स्थिरांक है, जेड परमाणु क्रमांक है और न्यू है एक्सरे की फ्रीक्वेंसी जो कि इसके एक्सपेरिमेंट में मिली। यहाँ तक बात समझ गए? तो ये था हमारा परमाणु क्रमांक। फिर आता है द्रव्यमान संख्या, मास नंबर, या इसी को हम पढ़ते हैं परमाणु भार, या इसी को बोला जाता है न्यूक्लियॉन्स। ठीक है, नाभिकीय कण। न्यूक्लियॉन्स का मतलब है नाभिकीय कण। तो द्रव्यमान संख्या का मतलब है कि परमाणु के नाभिक में जो प्रोटॉन की कुल संख्या है और न्यूट्रॉन की कुल संख्या है, इनका योग। समझ गए ना कि किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित कुल प्रोटॉन संख्या और न्यूट्रॉन संख्या का सम ही क्या कहलाता है बच्चों? परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या को, ठीक है, हम जानते हैं सिंबल होता है, उसको व्यक्त करते हैं ए से। तो इस तरह से ए इक्वल टू हो गया प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, मींस प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। तो प्रोटॉन की संख्या जेड है, तो न्यूट्रॉन संख्या अगर आपको निकालना है तो परमाणु भार में से परमाणु क्रमांक घटा दो, मींस ए माइनस जेड। तो क्या निकला आएगा? परमाणु में न्यूट्रॉन। और फिर आते हैं इलेक्ट्रॉन परमाणु में। तो ध्यान रखें, अगर परमाणु है उदासीन है तो उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या उतनी ही होगी जितने की प्रोटॉन्स होते हैं। और इस तरह से किसी तत्व के साथ अगर हमें परमाणु क्रमांक, परमाणु भार दर्शाना है तो हम उसका एक संकेत लिखेंगे तत्व का, और नीचे लिखा होता है परमाणु क्रमांक और ऊपर लिखा होता है परमाणु भार। जैसे यहाँ पर देखो आप, ये है कार्बन का सिंबल C, यहाँ नीचे जो लिखा है 6 वो है जेड, मींस प्रोटॉन 6 है, और जो 12 लिखा है ये है परमाणु भार, मींस यहाँ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम है ये। चूंकि प्रोटॉन हमें पता है 6 है, तो 12 में से 6 घटा दें तो न्यूट्रॉन आ गए 6, और इलेक्ट्रॉन भी उतने ही होंगे जितने परमाणु में प्रोटॉन्स होते हैं। बात क्लियर है यहाँ तक? अब आता है कि एक ही तत्व में अगर आप तुलना करें, एक धनायन, एक परमाणु, एक ऋणायन, तो इन तीनों में क्या चीज अलग दिखेगी आपको? ठीक है, तो मैं यहाँ पर धनायन, परमाणु और ऋणायन लिख रहा हूं। जैसे पहला है परमाणु भार। ठीक है, तो परमाणु भार अगर हम देखें तो चाहे एक ही तत्व का होना चाहिए, एक ही तत्व का धनायन हो, परमाणु हो या ऋणायन हो, परमाणु भार बिल्कुल सेम आएगा। क्यों? क्योंकि उसके नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या धनायन में, परमाणु में, ऋणायन में बिल्कुल बराबर होगी। परमाणु क्रमांक भी तीनों का बराबर आएगा क्योंकि नाभिक में प्रोटॉन संख्या नहीं बदली जा सकती। अगर धनायन बने या ऋणायन बने परमाणु से तो नाभिक में कोई चेंज नहीं आता, मींस वहां पर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन नहीं बदलते। फिर आता है प्रोटॉन, तो तीनों में प्रोटॉन्स भी सेम होंगे। न्यूट्रॉन्स देखा जाए तो तीनों में न्यूट्रॉन्स भी सेम होंगे। अभी मैंने कहा न्यूक्लियस में कोई चेंज नहीं आता, परमाणु से चाहे धनायन बने हो चाहे ऋणायन। अब बचे इलेक्ट्रॉन,
तो तीनों में इलेक्ट्रॉन अगर देखा जाए तो धनायन में इलेक्ट्रॉन कम होंगे, उससे ज्यादा परमाणु में होंगे और उससे ज्यादा ऋणायन में होंगे। तो केवल परमाणु, धनायन और ऋणायन ये तीनों एक ही तत्व के लिए अगर अलग अलग है तो वो केवल और केवल इलेक्ट्रॉन की संख्या के कारण ही अलग अलग हो सकते हैं। एक एग्जांपल से समझे, Cl+, Cl और Cl-। Cl+ क्लोरीन का धनायन हो गया, Cl परमाणु हो गया, Cl ऋणायन। परमाणु भार क्लोरीन प्लस हो चाहे क्लोरीन हो या क्लोरीन माइनस, तीनों को 35 से व्यक्त किया जाएगा। Z तीनों का परमाणु क्रमांक भी सेम होगा, प्रोटॉन्स भी सेम होंगे, न्यूट्रॉन्स भी 18-18 होंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन अलग अलग। क्लोरीन में 16, क्लोरीन प्लस में मतलब, और क्लोरीन में हो गया एटम में 17, और क्लोरीन के नेगेटिव आयन मींस ऋणायन में है 18। तो इस तरह से आपने देखा कि एक ही तत्व के परमाणु, धनायन और ऋणायन केवल और केवल अगर डिफर है तो वो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। बात क्लियर है यहाँ तक? अब हम आगे क्वेश्चन समझते हैं कि C6, ठीक है, कार्बन 612 के परमाणु से यदि आधे प्रोटॉन निकाल दिए जाएं तथा इलेक्ट्रॉन को दुगना कर दिया जाए तो परमाणु भार में कितना प्रतिशत परिवर्तन होगा? तो देखो बच्चों, 6 कार्बन 12 में अगर हम परमाणु भार देखें तो 12 है, मींस न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का सम। प्रोटॉन 6, न्यूट्रॉन 6, इलेक्ट्रॉन 6। कण निकाल दें हम, मतलब प्रोटॉन कण परिवर्तन कर दें कि प्रोटॉन को निकाल दें और इलेक्ट्रॉन को जोड़ दें, तो प्रोटॉन तो हो जाएंगे 3 और न्यूट्रॉन रहेंगे 6 के 6, इलेक्ट्रॉन हो गए 12। तो नया परमाणु भार क्या होगा बच्चों? P+N मींस 9। तो पहले 12 था, अब हो गया 9। तो परमाणु भार में परिवर्तन या कमी कितनी की आ गई? 3 की। तो प्रतिशत कमी निकालेंगे तो 12 में 3 की कमी, तो 100 में हो गया 25%। तो आप समझ लेना कि इलेक्ट्रॉन्स कितने भी बढ़ा दो घटा दो, परमाणु भार में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। परिवर्तन केवल तभी आएगा जब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को बदला जाए। ओके, अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं परमाणु प्रजातियां, एटॉमिक स्पीसीज। तो देखो बच्चों, जो तत्व के परमाणु हैं उनके अलग अलग नेम्स होते हैं कुछ सिमिलरिटी के कारण। जैसे पहला है समस्थानिक, आइसोटोप्स, एक इनका एक नाम और है, ये बता दूं मैं, है ना, और वो है आइसोटोन्स। क्या? आइसोटोन्स, क्योंकि एटम सेम है, मतलब एक ही तत्व के परमाणु जो कि परमाणु भार में अलग अलग होते हैं। बात क्लियर है ना, कि एक ही तत्व के परमाणु जो परमाणु भार में अलग अलग दिखते हैं उनको बोलते हैं समस्थानिक, आइसोटोप्स, आइसोटोन्स। जैसे हाइड्रोजन के समस्थानिक में है एक प्रोटियम 1H1, ड्यूटेरियम 1H2 जिसे डी भी बोला जाता है, ट्राइटियम 1H3 में स्टीन टी। तो इस तरह से हाइड्रोजन के ये 3 समस्थानिक केवल भार में अलग अलग, मींस इनमें न्यूट्रॉन संख्या अलग अलग होती है। सबसे ज्यादा जो समस्थानिक है वो Sn के ज्ञात हैं 10। C14 का उपयोग जीवाश्म की आयु ज्ञात करने में किया जाता है। बात क्लियर है? तो इस तरह से और भी बहुत सारे यूजेस हैं समस्थानिक के, लेकिन हम उन्हें बाद में डिस्कस करेंगे। हमें यहाँ पर केवल डेफिनेशन याद रखनी है, उसी से क्वेश्चन बनेगा। फिर आता है संभारिक, आइसोबार्स। ये हैं अलग अलग तत्वों के परमाणु जो कि परमाणु भार में समान हो। बात क्लियर है कि अलग अलग तत्वों के परमाणु जो परमाणु भार में समान होते हैं उनको बोला गया है संभारिक। जैसे कार्बन 14 और नाइट्रोजन 14 दोनों संभारिक हैं। ऐसे आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम, इन तीनों का परमाणु भार 40 है। तो ये तीनों भी क्या है बच्चों? संभारिक हो गए। नाम से ही पता चल रहा है समभारिक, मतलब भार में समान। फिर आते हैं समन्यूट्रॉनिक, ऐसे तत्व मतलब अलग अलग तत्वों के परमाणु जिनमें न्यूट्रॉन की संख्या समान है। बात क्लियर है? समन्यूट्रॉनिक, सम न्यूट्रॉनिक, समान न्यूट्रॉन, ठीक है। आइसोटोन्स, तो इनमें अलग अलग तत्वों के परमाणु जिनमें न्यूट्रॉन की संख्या समान दिखती है। देखो जैसे 14 सिलिकॉन 30, 15 फास्फोरस 31, 16 सल्फर 32। तो प्रोटॉन तो तीनों में अलग अलग है, 14, 15, 16 है। लेकिन अगर आप न्यूट्रॉन्स निकालें तो सल्फर में 16 है, फास्फोरस में भी 16 है, सल्फर, ठीक है, और सिलिकॉन में भी 16 दिख रहे हैं। तो इस तरह से ये
तीनों जो है सम न्यूट्रॉनिक है। ध्यान रखें बच्चों कि आपको कोई रटना नहीं है इनको, बस डेफिनेशन पता होनी चाहिए। आपको ऑब्जेक्ट में 3-3, 4-4 एलिमेंट्स के ग्रुप दे रखे होते हैं और पूछा जाता है कि बताएं इनमें से कौन सा ग्रुप सम न्यूट्रॉनिक है। तो आपको क्या करना है, सबके न्यूट्रॉन्स निकालने हैं सभी ग्रुप्स में, जिनमें सेम आ जाए आप लिखेंगे यही सम न्यूट्रॉनिक है। फिर हम आते हैं सम इलेक्ट्रॉनिक, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। नाम से ही पता चल रहा है इनमें इलेक्ट्रॉन सेम होंगे, मतलब परमाणु तथा आयन जिनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होगी। ध्यान रखें परमाणु परमाणु दो परमाणु सम इलेक्ट्रॉनिक नहीं होंगे, केवल परमाणु और आयन में ही, क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉन संख्या बराबर करनी है तो या तो धनायन बनाना पड़ेगा या ऋणायन। जैसे नियोन एक उदासीन परमाणु है, प्रोटॉन भी 10 है, इलेक्ट्रॉन भी 10 है। लेकिन फ्लोरीन में चले जाए तो फ्लोरीन में पहले जब तक क्या था, कोई भी ऋणावेश नहीं लगा था तो 9 इलेक्ट्रॉन थे, अब एक ऋणावेश लग गया तो 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। ऐसे ही ऑक्सीजन में पहले 8 इलेक्ट्रॉन थे, 10 करने हैं 2 माइनस लगा दें। नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 लगा दें इलेक्ट्रॉन तो 10 हो जाएंगे। कार्बन में 6 होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन लगा दें 10 हो गए। तो आप देख रहे हैं कि ये जो नियोन से लेके और कार्बन 4 माइनस तक आप देख रहे हैं इनमें इलेक्ट्रॉन सेम है, केवल प्रोटॉन डिफर है। तो ये सब क्या है, सम इलेक्ट्रॉन। ठीक इसी तरह से नियोन, सोडियम प्लस, मैग्नीशियम प्लस, एल्यूमिनियम 3 प्लस, सिलिकॉन, इन सब के प्रोटॉन्स अलग अलग हैं लेकिन इलेक्ट्रॉन समान है। तो ये भी एक क्या है, सम इलेक्ट्रॉनिक प्रजाति। यहाँ तक बात क्लियर है कि सम इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रॉन समान है। फिर आते हैं आइसोस्टेयर्स। इनका हिंदी तो नहीं मिलता लेकिन ये इसी नाम से पूछे जाते हैं हिंदी में भी। तो आइसोस्टीयर्स या आइसोस्टीर्स ऐसा कुछ लिखा हो तो देखो ये है अणु या मूलक, मतलब बहुपरमाणविक आयन या फिर अणु हो सकते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन तथा परमाणुओं की संख्या बराबर दिखेगी। बात समझिए बच्चों, अणु या मूलक जिनमें इलेक्ट्रॉन तथा परमाणुओं की संख्या बराबर होती है हम उन्हें बोलते हैं आइसोस्टेयर्स। जैसे CO एंड Cn-। CO में भी 2 एटम है, Cn में भी 2 एटम है। इलेक्ट्रॉन निकाल दो, कार्बन के 6, ऑक्सीजन के 8, तो टोटल मिलकर 14। Cn- में चले जाए, C के 6, नाइट्रोजन के 7, 13 और एक ऋणावेश जोड़ दो तो हो गए 14। ऐसे CO2 और N2 3-3 परमाणु, 22-22 इलेक्ट्रॉन। बेंजीन एंड बोरेजीन, बेंजीन में 12 परमाणु है, बोरेजीन में भी 12 है। दोनों में इलेक्ट्रॉन काउंट करके देख लो, 42-42 आएंगे, 42। कार्बन के 36 और 6 42। ऐसे बोरॉन में 5 तो 15, नाइट्रोजन के 21 और 6 लगा दो आप इसके हाइड्रोजन के, तो टोटल हो गए 42। तो बेंजीन एंड बोरोजीन या कार्बनिक बेंजीन ये क्या है, आइसोस्टेयर। फिर एक होते हैं आइसोडाइफर्स। आइसोडाइफर्स मतलब अलग अलग तत्वों के परमाणु जिनमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का अंतर जो है यह समस्थानिक संख्या का मान समान होता है। न्यूट्रॉन प्रोटॉन की जो डिफरेंस है वो समान आएगा, वो है आइसोडाइफर्स। जैसे फ्लोरीन में देखो आप, 9 फ्लोरीन 19 और 19 पोटेशियम 39। इसमें प्रोटॉन 9 है, न्यूट्रॉन 10 है, अंतर है 1 का। इसमें प्रोटॉन 19 है और न्यूट्रॉन है 20, तो अंतर है 1 का। ऐसे 92 यूरेनियम 235 और 90 थोरियम 231। दोनों में देखो आप, प्रोटॉन इसमें 92, इसमें 90, न्यूट्रॉन 143, इसमें 141, डिफरेंस दोनों का 51-51। तो ये है आइसोडाइफर्स। तो ये है परमाणु प्रजातियां। तो परमाणु भार, परमाणु क्रमांक, ठीक है, और परमाणु प्रजातियां। अब देखो बच्चों यहाँ से शुरू हो जाता है परमाणु संरचना के सिद्धांत। मीन्स जो परमाणु है उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है, उसके अंदर क्या है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं या प्रोटॉन्स हैं या न्यूट्रॉन्स हैं, तो वो कहाँ किस तरह व्यवस्थित है, इसी को बताने के लिए समय समय पर बहुत सारे सिद्धांत दिए गए। उनमें से सबसे पहला है थॉमसन का परमाणुवाद, थॉमसन एटॉमिक मॉडल। इसको तरबूज सिद्धांत भी बोलते हैं, प्लम पुडिंग सिद्धांत भी बोलते हैं। इसे 1898 में प्रस्तावित किया था थॉमसन ने, और ये तब प्रस्तावित किया गया था जब केवल परमाणु के 2 ही कण खोजे गए थे, एक इलेक्ट्रॉन और एक क्या, प्रोटॉन। उस समय न्यूट्रॉन के बारे में कुछ भी नहीं पता था। तब इसने अभिग्रहित दिया था कि परमाणु, जैसे पहला अभिग्रहित है इसका कि परमाणु 2 प्रकार के कणों
अर्थात इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन से बना होता है। बात क्लियर है? ये कह रहा है कि परमाणु केवल दो प्रकार के कणों से बना है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। दोनों कणों में विपरीत आवेश होता है तथा ये संख्या में बराबर होने के कारण परमाणु विद्युत उदासीन होता है। इसने कहा कि परमाणु में दोनों कण बराबर संख्या में होंगे और इनमें चूंकि इलेक्ट्रॉन में ऋणावेश और प्रोटॉन में धनावेश है, तो ये दोनों कणों के विपरीत आवेश होने के कारण परमाणु जो है टोटली विद्युत क्या है, उदासीन है। दूसरा है कि परमाणु प्रोटॉन से बना हुआ धनावेशित गोला है। इसने ये कहा कि परमाणु जो पूरा गोल है, ये परमाणु धनावेश से बना हुआ गोला है, जिसमें इलेक्ट्रॉन का वितरण असमान रूप से, मतलब एक से वितरित नहीं है, उसी प्रकार होता है जैसे तरबूज में बीजों का वितरण है या लड्डू में रेजिन का वितरण होता है। इसलिए सिद्धांत को तरबूज या प्लम पुडिंग सिद्धांत भी बोलते हैं। बात समझ गए ना कि पूरा जो परमाणु है, जैसे तरबूज है तो पूरा तरबूज का सॉलिड पार्ट जो है वो धनावेश से बना है, प्रोटॉन से, और जो बीज है वो इलेक्ट्रॉन इस तरह बटे हुए, इलेक्ट्रॉन बीज की तरह बटे हुए हैं। तो इस तरह से ये है तरबूज सिद्धांत। तो इस तरह से अगर हम देखें तो परमाणु का संपूर्ण भाग में धनावेश फैला है इस सिद्धांत के अनुसार, लेकिन ऐसा नहीं है। इसलिए ये जो सबसे बड़ी विफलता थी सिद्धांत की, वो है रदरफोर्ड अल्फा किरण प्रकीर्णन को स्पष्ट नहीं कर सका, तो इसलिए क्या हो गया, फिर विफल हो गया। लेकिन परमाणु का गोल स्वरूप, त्रिविम स्वरूप की जो व्याख्या इसने की है, एक्चुअल में परमाणु त्रिविमीय रूप में ही होता है। समझ गए ना? तो सबसे पहले यही साइंटिस्ट था जिसने परमाणु के त्रिविम स्वरूप को बताया था, गोल। अब हम दूसरा जो सिद्धांत है इसका, वो है रदरफोर्ड परमाणु नाभिकीय सिद्धांत। रदरफोर्ड पहला साइंटिस्ट है जिसने परमाणु में नाभिक की खोज कर दी थी, मतलब इसने परमाणु में नाभिक के बारे में बताया था, और इसने बताया था कि परमाणु का संपूर्ण धनावेश पूरे परमाणु में नहीं फैला, बल्कि परमाणु के छोटे से केंद्र में स्थित होता है। ठीक है? तो रदरफोर्ड का इसने जो प्रयोग किया था उसमें अल्फा किरणों की बमबारी की थी और उनके प्रकीर्णन का अध्ययन किया था। रदरफोर्ड ने गोल्ड की अति पतली पन्नी पर रेडियम से निकलने वाली अल्फा कणों की बमबारी की। बात क्लियर है कि रदरफोर्ड ने अपने प्रयोग में क्या किया था कि जो परमाणु है उसमें गोल्ड, मतलब परमाणु, गोल्ड के परमाणु से बनी हुई एक अति पतली पन्नी पर किसकी बमबारी की, रेडियम से निकलने वाले अल्फा कणों की, और अपने प्रयोग में कुछ प्रेक्षण प्राप्त किए और कुछ निष्कर्ष निकाले। जैसे ये इसने कहा कि अधिकतर अल्फा कण गोल्ड पन्नी से बिना किसी विचलन के आर पार हो जाते, मतलब 99% जो अल्फा कण थे वो पन्नी से आर पार हो गए। मींस परमाणु का अधिकतर भाग खोखला है। जो इसने कहा है थॉमसन ने कि पूरे परमाणु में धनावेश फैला है, तो ऐसा नहीं है। रदरफोर्ड ने कहा परमाणु में जो है अधिकतर भाग खोखला है जहां कोई धनावेश नहीं है। कुछ अल्फा कण अपने मार्ग से कुछ कोण में विवर्तित हो गए, मतलब विचलित होकर फैल गए। ठीक है कि कुछ अल्फा कण अपने मार्ग से कुछ कोण में विवर्तित हो गए, अर्थात परमाणु में धनावेश केंद्र में स्थित है, ना कि संपूर्ण भाग में फैला। बात समझ गए बच्चों कि परमाणु में जो धनावेश है वो केंद्र में स्थित है, ना कि संपूर्ण परमाणु में। इस तरह से, और बहुत ही कम अल्फा कण, लगभग 2000 में से एक कण अपने मार्ग में वापस आ गया। क्यों? क्योंकि परमाणु का जो धनावेश है वो बहुत ही छोटे से क्षेत्र में स्थित है, फर्मी के क्षेत्र में। ठीक है? इस तरह से इसने परमाणु में अपने प्रयोग करके और दो भाग बता दिए। फिर से समझें, वो रदरफोर्ड ने गोल्ड से बनी पतली पन्नी पर अल्फा रेज डाली थी जो रेडियम से निकली। गोल्ड की ही क्यों पन्नी ली गई? पहला तो गोल्ड का एटम भारी होता है, दूसरा है गोल्ड बहुत ही पतली पन्नी बनाई जा सकती है, और इसीलिए गोल्ड का यूज किया गया। अल्फा कणों, बहुत सारे अल्फा कण सीधे निकल गए, इसका मतलब है कि परमाणु का अधिकतर भाग खोखला है। अल्फा कण कुछ ही विवर्तित हुए फैल गए, इसका मतलब है कि परमाणु का धनावेश केंद्र में स्थित है, और उस धनावेश के आसपास से जो भी अल्फा कण निकला वो बिखर गया, और बहुत ही कम अल्फा कण, लगभग 20,000 में से एक अपने मार्ग में वापस आ गया। मींस परमाणु का धनावेश बहुत ही छोटे से क्षेत्र में स्थित है। इस आधार पर
रदरफोर्ड ने परमाणु के दो भाग बताए, एक था नाभिक और दूसरा है परानाभिकीय भाग। देखो नाभिक मतलब परमाणु का केंद्रीय भाग है जो परमाणु का संपूर्ण धनावेश और द्रव्यमान रखता है। इसमें कहा कि परमाणु का जो केंद्रीय भाग है वही नाभिक है, जिसमें संपूर्ण धनावेश है परमाणु का, संपूर्ण द्रव्यमान, और इसका आकार जो है बहुत ही छोटा, फर्मी की कोटि का 10⁻⁻15 मीटर का होता है, जबकि परमाणु का साइज देखो आप 10⁻⁻10 मीटर मींस एंगस्ट्रॉम की कोटि का होता है। तो अगर हम नाभिक की त्रिज्या या नाभिक की साइज और एटम की साइज का रेशियो ले तो ये आएगा Rn, मतलब नाभिक की त्रिज्या बटा परमाणु की त्रिज्या। मतलब ये क्या है बच्चों, ये हो गया नाभिक ठीक है, नाभिक की त्रिज्या, नाभिक ठीक है, और यहाँ पर किसके लिए लिया मैंने, परमाणु। तो इनका रेशियो देख रहे हैं 10⁻⁻5, या परमाणु के रिस्पेक्ट में अगर हम इसका देखें नाभिक का, तो ये है 10⁻5 मींस परमाणु नाभिक से 1,00,000 गुना बड़ा होता है। नाभिक की त्रिज्या निकालनी है तो इसका एक फॉर्मूला दिया गया है 1.4 × 10⁻⁻15 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, सॉरी एंगस्ट्रॉम नहीं, A⁻⁻1/3 मीटर। मतलब A जो है यहाँ पर, ये क्या है, A जो है ये है परमाणु भार, और ये तो मीटर है, तो ये फर्मी की ऑर्डर है। और ये बता दूं कि नाभिक 1 फर्मी से लगभग 6 फर्मी तक ही बदलता है, चाहे A कितना भी बढ़ जाए। बात समझ गए ना, कि जो नाभिक है उसका आकार 1 फर्मी से, मतलब हम ये कहें कि जो नाभिक का आकार है, नाभिक का आकार 1 फर्मी से और 6 फर्मी तक ही बदलता है, मतलब कोई खास बदलाव नहीं आता, चाहे कितना भी परमाणु क्रमांक बढ़ जाए। अब दूसरा है परानाभिकीय भाग, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। तो देखो नाभिक के चारों ओर का वो भाग जहां पर इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार मार्ग में गति करता है उसे बोला गया है क्या बच्चों, परानाभिकीय भाग। यहीं पर इलेक्ट्रॉन घूमते हैं और यही परमाणु का आकार निर्धारित करता है। तो इस तरह से यहाँ पर तो यही सबसे बड़ी कमी रह गई थी कि नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन इस तरह से गति करेंगे, तो इस गति करते हुए इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा है वो विकिरण के रूप में उत्सर्जित होनी चाहिए और इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे नाभिक में गिर जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। परमाणु में इलेक्ट्रॉन लगातार नाभिक के चारों तरफ घूमता रहता है बिना किसी ऊर्जा के उत्सर्जन के। यही इसकी विफलता है। तो रदरफोर्ड सिद्धांत सौर सिद्धांत भी कहलाता है, क्योंकि इसमें नाभिक सूर्य के समान तथा इलेक्ट्रॉनों को ग्रह के समान व्यवस्थित बताया गया। बात समझ गए ना, इसलिए सोलर सिस्टम के जैसा ही सोलर मॉडल कहलाता है। तो बात समझ गए होंगे कि परमाणु में नाभिक और एक परानाभिक। सबसे पहले रदरफोर्ड ने परमाणु में नाभिक की धारणा को व्यक्त किया था, और नाभिक का साइज निकालना है, त्रिज्या निकालनी है, तो ये फॉर्मूला याद रखना 1.4 × 10⁻⁻15 A⁻1/3, जहाँ A है परमाणु भार। नाभिक, परमाणु और नाभिक के आकार का अनुपात है 10⁵। ठीक है। विफलताओं की बात करें तो मैक्सवेल के विद्युत चुंबकीय सिद्धांत की व्याख्या नहीं करता, अर्थात घूमते इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा विकिरण के रूप में उत्सर्जित होगी, किंतु ऐसा नहीं होता। नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन के पूर्ण वितरण को स्पष्ट नहीं करता, किस तरह व्यवस्थित हैं, और स्पेक्ट्रम की भी व्याख्या नहीं करता। और मैं इसका थोड़ा डायग्राम बता दूं, ठीक है, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ। ये तो हो गया इसका जो रदरफोर्ड का प्रैक्टिकल स्पेक्ट है वो था, मतलब ये तो है इसका नाभिक और ये है इनके इलेक्ट्रॉन। देखो रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट में हम देखें तो ये था कि ज़्यादातर अल्फा कण इस तरह से आर पार हो गए, ठीक है, कुछ अल्फा कण इस तरह से विचलित हो गए और बहुत ही कम अल्फा कण वापस भी आए। ये है धनावेश ऐसे, तो यहाँ से ये है अल्फा कण, तो ये है, ठीक है, अल्फा कण जो कि आर पार हुए, नाभिक से चारों तरफ निकल गए बिना किसी वितरण के। तो इस तरह से ये था रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट।
समझ गए बच्चों? तो इस तरह से हमें फिर से एक बार डायग्राम बना दूं, ये फिर गड़बड़ हो। नाभिक और ये है इलेक्ट्रॉन। रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में डायग्राम बना होता है इस तरह से, और ये हो गया नाभिक। तो ये है विचलित अल्फा कण, ये है अविचलित अल्फा, और इस तरह से कुछ एक बहुत ही कम अल्फा कण वापस आए। इस तरह से ये था इसका रदरफोर्ड का परमाणु सिद्धांत। सबसे बड़ी कमी है मैक्सवेल के विद्युत चुंबकीय सिद्धांत की व्याख्या ना करना, इसके अलावा इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था सही ढंग से ना बता पाना, परमाणु स्पेक्ट्रम की व्याख्या न करना। लेकिन ये सिद्धांत ये बताता है कि परमाणु में हमेशा दो ही भाग होंगे, एक नाभिक और एक परानाभिकीय क्षेत्र। परानाभिकीय क्षेत्र वो है जहाँ इलेक्ट्रॉन गति करेंगे, और यही परमाणु का आकार बताएगा, निर्धारित करेगा। ठीक है, तो ये था कुल मिला के अभी यहाँ तक का मैटर। बाकी हम देखते हैं नेक्स्ट टाइम।